ये जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये कहानी हमारे एक बहुत पुराने लिसनर हैं, जिन्हें कासिम साहब कहा जाता है। और अगर आपको याद हो कि कासिम साहब की बहुत सारी कहानियाँ हैं, जो मैंने अपने शो के अंदर न सिर्फ शेयर की हैं, बल्कि कुछ इनके इस तरह के वाक़यात थे, जो बहुत ज़्यादा पर्सनल थे, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। खैर ये जो कहानी है, ये कासिम साहब का एक नौकर था, जिसका नाम काशिफ़ था। और ये बताते हैं कि गाँव के अंदर क्योंकि हमारे पास बहुत सारे जानवर, बकरे, गाय वगैरह मौजूद हुआ करते थे, तो अक्सर ऐसा होता था कि हम काशिफ़ को कहते थे कि इन तमाम जानवरों को लेके गाँव का या खेतों का चक्कर लगा लाओ। क्योंकि आम तौर पे चरवाहे वगैरह इस तरह से चक्कर लगवाते हैं और यूँ जानवरों के खाने-पीने का इंतज़ाम हो जाया करता है। खैर अक्सर ऐसा होता था कि हमारा ये जो नौकर था, ये सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे जितने भी जानवर थे, इन तमाम जानवरों को लेके रेवड़ की सूरत में आप कह सकते हैं कि 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर तक लेके न सिर्फ जाया करता था, बल्कि इसकी कोशिश होती थी कि असर से पहले-पहले वापस आ जाए। लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि ये बताता है कि मैं जानवरों को लेके निकला। एक तो निकलते-निकलते दोपहर के 2 या 3 बज चुके थे। मेरी कोशिश थी कि मैं 1 डेढ़ घंटे में वापस आ जाऊँगा। लेकिन इत्तेफ़ाक है कि जानवरों ने जब खाना शुरू किया तो टाइम का पता ही नहीं चला। देखते ही देखते एकदम से असर के बाद का टाइम हुआ और फिर देखते ही देखते अंधेरा छाना शुरू हो गया। ऐसा पहली बार हुआ था कि ये इतनी रात में, ये इतनी लेट नाइट तक वहाँ पे फंसा हुआ था। वैसे आम तौर पे ये दिन में ही या सूरज ढलने से पहले वापस आ जाया करता था। अब ये बताते कि जैसे ही अंधेरा होना शुरू हुआ, या मुझे एहसास हुआ कि जैसे मगरिब के बाद का टाइम शुरू हो चुका है, तो मैंने जितने भी जानवर थे उनको जल्दी जल्दी लिया और वापस अपने गांव की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अब ये जो गांव का रास्ता था, ये तकरीबन 40-45 मिनट का रास्ता था। और अजीब बात ये थी कि इस गांव के रास्ते में बहुत सारा एरिया वीरान एरिया था और वहाँ पे कब्रिस्तान भी मौजूद हुआ करता था। खैर ये बताते हैं कि जैसे ही मैं कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था, तो मुझे गुजरते गुजरते कुछ अजीब सी आवाज़ें आना शुरू हुईं। पहले मुझे ऐसा लगा जैसे किसी जानवर के रोने की आवाज़ें आ रही हैं, और फिर मुझे महसूस होने लगा कि बाकायदा मेरा नाम लेके कब्रिस्तान की तरफ से जैसे कोई मुझे पुकारता चला जा रहा है। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है, लेकिन जब मुझे यकीन हो चला कि मेरा नाम लेके मुझे कब्रिस्तान की तरफ से आवाज़ दी जा रही है, तो मैंने और तेज़ी के साथ जानवरों को आगे की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। यह बताते हैं कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, यानी जब मैंने कब्रिस्तान वाला एरिया क्रॉस कर लिया था, तो मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे पीछे की तरफ कोई मुझे फॉलो कर रहा है। शुरू शुरू में भारी भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे मैं मज़ीद आगे बढ़ रहा था, तो अब मुझे लग रहा था कि भारी कदमों के साथ साथ पायल या घुंघरू की आवाज़ भी मुझे महसूस होना शुरू हो चुकी है। अब मुझे लग रहा था जो भी मुझे फॉलो कर रहा है, जैसे जैसे वो ज़मीन के ऊपर कदम रखता है, वैसे वैसे पायल या घुंघरू की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। अजीब बात ये थी कि जब मैं पीछे मुड़ के देखता तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं देता। अब भी मेरे और गांव के दरमियान तकरीबन 20 या 25 मिनट का रास्ता बाकी था, और अब भी मुझे अपने असाब पे न सिर्फ काबू रखना था, बल्कि मुझे इन जानवरों की जो हिफाजत की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी, इस जिम्मेदारी को मुझे भरपूर तरीके से निभाना था। ये बताते हैं कि देखते ही देखते मुझे ऐसा लगा कि अब सामने की तरफ से कोई चलता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। जैसे जैसे वो वजूद मेरी तरफ बढ़ता चला जा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत है जिसने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है। कुछ अजीब तरीके से बिखरे बिखरे से लंबे लंबे से उसके बाल थे, और जैसे जैसे वो चलती हुई मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसके चलने में कोई ना कोई फॉल्ट मौजूद है। यानी जिस तरह वो ज़मीन के ऊपर कदम रख रही थी, कुछ अजीब सा उसका अंदाज था, जैसे कि उसके पाँव का बैलेंस ठीक ना हो। और हाँ, अजीब बात ये भी थी कि जैसे जैसे वो ज़मीन के ऊपर कदम रख रही थी, वैसे वैसे पायल या घुंघरू की आवाज़ मुझे अपने कानों में सुनाई देना शुरू हो चुकी थी। और ऐसा ही था कि जब वो वजूद, वो खौफनाक शक्ल वाली औरत एग्जैक्टली मेरे सामने की तरफ मौजूद थी,
यानी जब मैं उसको प्रॉपरली देख पा रहा था तो मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि एक तो इसकी शक्ल बहुत ज़्यादा खौफनाक शक्ल है, फिर उसके जो पाँव थे, यानी जिन पाँव के अंदर उसने पायल या घुंघरू पहन रखे थे, वो कुछ अजीब तरीके से उल्टे पाँव दिखाई दे रहे थे। जाहिर सी बात है, हर गुजरते हुए लम्हे के साथ साथ मुझे यकीन हो चला था कि अब ना सिर्फ मेरी जान का बल्कि मेरे जानवरों का बचना भी मुश्किल होगा। खैर, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मैंने दिल ही दिल में जो भी कुरानी आयत और सूरतें मुझे आया करती थीं, मैंने उन सब की तिलावत करना शुरू कर दी। अब जैसे जैसे मैं तिलावत कर रहा था वैसे वैसे ये जो भी मखलूक थी इसने मेरे जानवरों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। आप यकीन करेंगे, मेरे सामने सामने इस मखलूक ने वहीं खड़े खड़े अपना हाथ आगे बढ़ा के एक बकरे को न सिर्फ अपनी तरफ खींचा है, बल्कि देखते ही देखते कुछ सेकंड के अंदर अंदर वो इतनी फुर्ती के साथ उस बकरे को लेके अल्लाह जाने कहाँ पे गायब हो गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ से आई और कहाँ गई। खैर, जो कुछ हुआ था मेरी आंखों के सामने हुआ था और वो एक बकरे को लेके गायब हो चुकी थी। अब ज़ाहिर सी बात है, एक अजीब सिचुएशन थी और मैं पूरे रास्ते जो भी कुरानी आयत वगैरह मुझे आती थी मैं उनकी तिलावत कर रहा था। और जब मैं वापस घर पहुंचा तो मुझे सबसे पहले जो भी वाक़या मेरे साथ पेश आया था वो सारा का सारा वाक़या बयान करना था। और दूसरी बात ये भी थी कि मुझे जो नुकसान मैं इन लोगों का करवा चुका था उसके बारे में भी इन्फॉर्म करना था। खैर, ये बताते हैं कि जब उसने बेचारे ने हमें ये सारा किस्सा सुनाया तो उसके रोंगटे खड़े हुए थे। अब शुरू में हमारे लिए भी उसकी बात पे यकीन करना मुश्किल था, लिहाजा हम लोगों ने सोचा कि अगले दिन हम खुद जाएंगे, जाके चेक करेंगे कि वाकई में ये सच बोल रहा है या फिर इसकी बातों में कोई सदाकत मौजूद नहीं है। कासिम भाई बताते हैं कि अगले दिन जब हम लोग अपने कज़न्स वगैरह के हमरा दिन के टाइम में उस एरिया में गए तो काफ़ी तलाश के बाद हमें जगह जगह उस बकरे की खाल, उसकी कुछ हड्डियाँ, ख़ास तौर पे उसका सर नीचे पड़ा हुआ दिखाई दिया। और वाकई में ये देखने के बाद ऐसा ही महसूस हो रहा था जैसे किसी खूनख्वार जानवर ने या किसी इस तरह की मखलूक ने उस बकरे को कच्चा खा डाला हो। यानी कि जो भी बात हमारा ये मुलाजिम कर रहा था ये यकीनन 100% दुरुस्त बात थी। और वाकई में उस जंगल में, उस एरिए में, उस गांव के पास कोई ना कोई इस तरह की मखलूक, चुड़ैल या फिर आप कह सकते हैं डायन ज़रूर मौजूद थी, जो कि ना सिर्फ उस बकरे को बुरी तरह खा चुकी थी बल्कि उसने बता दिया था कि अगर मगरिब के बाद कोई भी यहाँ से गुजरेगा, चाहे वो इंसान हो या कोई भी मखलूक हो, वो उसको ज़रूर नुकसान पहुँचाएगी। ये स्टोरी हमें हमारे एक बहुत पुराने दोस्त जो कि गए वक्तों में टेलीनॉर के अंदर मेरे साथ काम किया करते थे, जिनका नाम क्रिस है, ये उन्होंने शेयर की है। ये जो कहानी थी ये 2006-2007 में, यानी 2006 या 7 की सर्दियों में उनके साथ पेश आई थी। उस दौर में ये गोरा कब्रिस्तान के सामने जो एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग मौजूद है, जो कि गालिबन 13 या 14 फ्लोर्स के ऊपर मुश्तमिल है, ये उस बिल्डिंग के अंदर कॉल सेंटर के अंदर जॉब किया करते थे। अब जो लोग कॉल सेंटर के अंदर जॉब करते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि कॉल सेंटर के अंदर ये जो शिफ्ट्स होती हैं ये रोटेट होती रहती हैं। कभी आपकी जो शिफ्ट होती है वो मॉर्निंग की होती है, कभी इवनिंग में और कभी नाइट में आपको ड्यूटी अंजाम देनी होती है। ये बताते हैं कि वैसे ही एक दिन ऐसा हुआ कि जो हमारी मैनेजमेंट थी उन्होंने मेरी 6 से 2 की, यानी शाम के 6 बजे से रात के 2 बजे की ड्यूटी लगाई। अब होता यह है कि जब आप 6 से 2 की ड्यूटी किया करते थे, क्योंकि मैं भी उनके साथ यहाँ पे जॉब कर चुका हूँ, तो आपको 1 घंटे पहले पहुँचना होता है और 2 बजे के बाद आधे घंटे हर्डल के लिए रुकना होता है। ये बताते हैं कि जब मैं फ्री हुआ तो मुझे अच्छी तरह याद है कि रात के तकरीबन 2:45-3 बजे का टाइम था। और आमतौर पे ऐसा होता था कि जब हम अपने फ्लोर से या अपने ऑफिस से बाहर आते थे तो सामने 2 या 3 लिफ्ट्स मौजूद होती थीं। लिफ्ट के ज़रिए फिर हम नीचे आ जाया करते थे। तो वैसे ही जब मैं ऑफिस के दरवाजे से बाहर निकला और मेरी सामने नज़र पड़ी तो मैंने देखा कि लिफ्ट्स की जो लाइट्स हैं वो मुकम्मल तौर पे बंद हुई हुई हैं। शायद ये जो लिफ्ट्स थी ये काम नहीं कर रही थी, या हो सकता है कि अक्सर रात के औकात में जो भी टेक्नीशियंस हैं वो इनकी रिपेयरिंग या इनकी सर्विस किया करते हैं।
खैर फिर भी तकरीबन 5 मिनट तक मैं लिफ्ट के बाहर खड़ा रहा और मैं वेट करता रहा कि अभी या थोड़ी देर में लिफ्ट आ जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि तकरीबन 7 मिनट तक वेट करने के बाद जब लिफ्ट ऑन नहीं हुई या ऊपर नहीं आई तो मैंने ऊपर वाले का नाम लिया और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों के रास्ते से नीचे उतरना शुरू किया। अब हमारी जो स्टेयर्स थी ये इस तरह की स्टेयर्स थी कि जब आप स्टेयर्स से नीचे उतरते हैं तो जब आप नीचे उतर रहे होते हैं तो सामने दो बड़ी बड़ी सी खिड़कियां मौजूद थीं जो कि ट्रांसपेरेंट थी या जहाँ पे लोहे की ग्रिल लगी हुई थी, और उन खिड़कियों के ज़रिए सामने का जो हिस्सा है यानी ख़ास तौर पे जहाँ पे गोरा कब्रिस्तान मौजूद है उस हिस्से को बआसानी देखा जा सकता था। अब मैंने पहला फ्लोर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, यानी इस तरह मैंने तकरीबन 4 फ्लोर जो हैं उनको अबूर कर लिया। जब मैं 8वें फ्लोर पे आया और अब की बार जब मेरी नज़र सामने गोरा कब्रिस्तान की तरफ पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ अजीब सी रोशनी है जो मुझे कब्रिस्तान के एन वस्त में दिखाई दे रही है। कुछ अजीब सी रोशनी थी, ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी नीचे से ऊपर की तरफ बार बार जाती है और कुछ ऊपर जाने के बाद एकदम से गायब हो जाती है। पहले तो मेरी समझ नहीं आया कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो हकीकत है या सरासर मेरा वहम है। लेकिन जब मैं घूम के यानी जीना घूमने के बाद नीचे उतरा और 7वें और 6ठे फ्लोर पे आया तो मैंने जानबूझ के कुछ देर के लिए वहाँ पे रुक के उस तरफ देखना शुरू किया। अब यहाँ से उस तरफ का जो नज़ारा है आप समझ लें कि बीच में बस एक रोड मौजूद है और कब्रिस्तान में इवन जो भी ख़बरें मौजूद हैं वो भी वाज़े तौर पे नज़र आया करती हैं। अब जब मैंने रुकने के बाद बाकायदा सामने की तरफ देखना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि सामने एक छोटी सी रोशनी की बजाय वहाँ पे एक आग लगी हुई है, जैसे कि 2 या 3 लकड़ियों में आग लगाने के बाद वहाँ पे कोई बैठ जाता है। वैसे ही शायद एक औरत थी जो कि वाइट कलर की ड्रेस में, और दूर से ऐसा लग रहा था जैसे ब्राइडल ड्रेस में उस आग के सामने खड़ी हुई है। कुछ अजीब तरीके से वो कुछ पढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कभी वो आग के ऊपर कुछ फूंकती है या आग के ऊपर अपने हाथों को एकदम से लेके जाती है। जैसे ही वो कुछ फूंकती है या अपने हाथों से आग की तरफ कुछ करती है तो हवा में एक शोला सा बुलंद होता है। कुछ देर तक, यानी आप कह सकते हैं कि तकरीबन 1 मिनट तक मैं उस औरत को मुसलसल देखता रहा। वो बहुत ज़्यादा तैयार हुई हुई थी, बहुत लंबे लंबे घने से उसके बाल थे और एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसके जो बाल हैं वो इस कदर लंबे हैं कि बाकायदा कब्रों को या ज़मीन को छूते चले जा रहे हैं। अब जब मैंने मज़ीद नीचे उतरना बेहतर समझा और जब मैं जीना घूमने के बाद नीचे वाले फ्लोर पे आया और अब की बार जब मेरी नज़र सामने की तरफ पड़ी तो आप यकीन करें वहाँ पे ना ही वो आंख मौजूद थी और ना ही वो औरत वहाँ पे नज़र आ रही थी। हालांकि मुश्किल से मेरा ख्याल है कि 7 या 8 सेकंड या आप 10 सेकंड कह सकते हैं कि 10 सेकंड के अंदर मैं जीना घूम के सामने आ चुका था। कुछ देर तक मैंने अपने आप को कन्विंस किया, मैंने समझाया कि जो कुछ मैंने देखा था सरासर मेरा वहम था। उस कब्रिस्तान में या उस हिस्से में कोई भी मौजूद नहीं था। खैर उसके बाद जब मैं नीचे पहुंचा, नीचे पहुंचने के बाद यूजुअली जैसे आप नीचे आके रोड क्रॉस करते हैं, मैंने भी रोड को क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद ये जो कब्रिस्तान वाला रास्ता था इसकी दीवार से लग के मुझे पीछे जो सोसाइटी मौजूद थी जो कि एग्जैक्टली आयशा बावानी के बिल्कुल पीछे मौजूद थी, मुझे वहाँ पे जाना था। अब जैसे ही मैंने रोड क्रॉस किया और मैं गोरा कब्रिस्तान के साथ जो दीवार मौजूद थी वहाँ पे पहुँचा, अब मैंने जानबूझ के जब कब्रिस्तान के अंदर की तरफ झांकना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि सामने जो एक कब्र मौजूद है उस कब्र के बराबर में वही औरत जिसके बहुत ही लंबे लंबे बाल थे, जिसने सफ़ेद कलर का ब्राइडल ड्रेस पहन रखा था, वो वहाँ पे खड़ी हुई है और एक कब्र के सामने ऐसा लग रहा है जैसे कोई रिचुअल्स परफॉर्म कर रही है। अजीब बात यह थी कि मैं उसको देख रहा था जबकि उस औरत का जो ध्यान था मुसलसल उस कब्र की तरफ था जिस कब्र के सामने वो खड़ी हुई थी। इसी दौरान ही में जबकि मैं उसके ऊपर गौर कर रहा था तो वो औरत एकदम से न सिर्फ पलटी बल्कि उसके पलटने के अंदाज से ऐसा लग रहा था जैसे उसको पता है कि मैं उसके पीछे खड़ा हुआ हूँ और उसको देख रहा हूँ। आप यकीन करें जैसे ही वो औरत पलटी है और उसने पलटने के बाद मेरी तरफ देखा है तो ये मंज़र मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक तरीन मंज़र था। मैंने देखा कि उस औरत का जो चेहरा था ये मुकम्मल तौर पे जला हुआ चेहरा था। कुछ अजीब तरीके से उसकी ज़बान न सिर्फ बाहर निकली हुई थी
बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ज़बान बाकायदा नीचे लटकी हुई है। उसकी जो आंखें थीं, उन आंखों से लाल शोले या आप कह सकते हैं कि लाल अंगारे, इस तरह की रोशनी बाहर निकल रही थी। मेरा ख्याल है कि जब मैंने उस औरत को देखा है और उस औरत ने मेरी तरफ देखा है, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। एकदम से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाना शुरू हुआ और ऐसा लगा जैसे मैं नीचे गिर गया हूं। मेरा ख्याल है कि जब मुझे होश आया तो आधा या पौन घंटा गुजर चुका था और इत्तेफाक से हमारे ही एक ऑफिस के सुपरवाइज़र हैं जो सबके जाने के बाद वहाँ से हमारे ही एरिया में जाया करते थे। जब उन्होंने भी रोड क्रॉस किया, रोड क्रॉस करने के बाद जब वो सामने आए तो उन्होंने मुझे दीवार के साथ पड़ा हुआ देखा। उनका ये कहना था कि मैं बेहोश था। मैं ऐसा लग रहा था जैसे डर चुका हूँ और मेरा पूरा जिस्म बेहोश होने के बावजूद गीला हुआ था। यानी कि मुझे शायद पसीने आ रहे थे या फिर मुझे टेम्परेचर हो चुका था। खैर उन साहब ने मुझे उठाया। मुझे उठाने के बाद मेरे मुंह पे पानी डाला और अल्लाह का शुक्र है कि जब मुझे होश आया तो मेरी तबीयत निस्बतन बेहतर लग रही थी। अब मैंने जब उनको ये सारा का सारा वाकया बताया तो वो जो सुपरवाइज़र थे वो कहने लगे कि जब भी रात में मैं यहाँ से गुजरता हूँ तो मैं अपनी वर्सेस जो भी हमारे रिलीजन के मुताबिक हैं उनको पढ़ता हुआ यहाँ से गुजरा करता हूँ। कहा जाता है जो गोरा कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान के अंदर और इसके साथ साथ इस कब्रिस्तान के बाहर का जो एरिया है वहाँ पे अक्सर रात के औकात में एक चुड़ैल नज़र आया करती है।